हेलो एंड वेलकम। आज हम मैकेनिक्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो इसकी होती है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन, मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, ये फिजिक्स की जो ब्रांच है, और इसके इसके रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ते हैं। जब हम डिफरेंट कोर्सेज फिजिक्स में ले लेते हैं, और डिफरेंट कई डिफरेंट चैप्टर्स में हम इन टर्म्स का जो है नाम सुनते हैं। तो मैं समझाऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, इनकी मीनिंग क्या है और ये कैसे क्लासिफाई कैसे किए जाते हैं सारे टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। तीन तरह की क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एक जो बुक्स में मिलती हैं, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, मैकेनिक्स और इट्स वेरियस टाइप्स। दूसरी भी मैं पढ़ाऊंगा, ये टर्म्स भी हम सुनते हैं, और फिर फाइनली ये भी जो हम टर्म्स डिफरेंट चैप्टर्स में हम कहीं ना कहीं पे सुनते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह ये हम नाम सुनते हैं। तो मैं सारा समझाऊंगा कि ये कैसे रिलेटेड है मैकेनिक्स के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है व्हाट इज साइंस एंड व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, वो भी मैंने पढ़ा है। और एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने फिजिक्स क्या होती है और व्हाट आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, वो भी मैंने पढ़ाया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ पर भी उसकी ये मिलेगी लिंक। तो आप चेक कर सकते हो पहले कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसी तरह इन ब्रांच में एक ब्रांच फिजिक्स की है, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं जिसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक मोशन क्या होती है, और दूसरा ये मोशन कराता कौन है। तो मोशन एंड कॉजेज ऑफ मोशन, तो ये दो चीजें जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, इन दो के मतलब जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। मोशन पढ़ना, और मोशन कौन कराता है, मोशन कौन शुरू करता है, मोशन के कौन चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। तो इन दो चीजों के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में, जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच है। सबसे पहले है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स किस ब्रांच को हम बोलते हैं। अब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एक बॉडी के मुतालिक पढ़ेंगे जो स्टेशनरी हो, जो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, लेकिन उस पर फोर्सेस अप्लाई होंगे। अब फोर्सेस अप्लाई होंगे, फोर्सेस मोशन करेंगे। अब जब ये रुकी हुई है, फोर्स अप्लाई होते हैं तो किस काम आएंगी हमें। तो ये चीजें, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेल्फ है, सिंपल सी बेसिक एग्जांपल है, हमारे पास एक शेल्फ है, और इस शेल्फ पर जो है एक बुक रखी है या कोई भी वेट है इस पे। अब ये शेल्फ जो है, ये हमारी इस बुक का वेट बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि टूटेगा अगर हमने ये हेवी बुक रख दिया, कोई हेवी चीज रख दी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मामला है कि एक बॉडी है जो रुकी हुई है शेल्फ यहाँ पे। अब इस पर एक दूसरी बॉडी रखी हमने जो वेट का काम करेंगे। वेट एक फोर्स है, तो इस पर हम फोर्स डालते हैं। तो इस पर हम मोशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इस पर हम पढ़ते हैं कि क्या ये इस वेट का जो है इसका वेट जो है बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी उतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ये भी मैकेनिक्स के साथ ही आता है, और ये जिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स के साथ आता है उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पर इस पर फोर्सेस लगते हैं। और अब इन फोर्सेस से हम देखना चाहते हैं कि ये बॉडी ये फोर्सेस टॉलरेट कर पाएगी, ये मतलब टूटेगी, ये मतलब गिर जाएगी, इसको हमें कितना सपोर्ट रखना है नीचे। इसी तरह फॉर एग्जांपल, अब इसके एप्लीकेशन कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल हम बड़ी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, बड़ा सा हॉल, उस पर कॉलम्स लगाते हैं। अब हॉल कितना बड़ा है, अब स्लैब कितनी हेवी लगानी है, इस पे डालनी है इस पे, तो कितने कॉलम्स आएंगे, चार आएंगे, दो आएंगे, छह आएंगे, एक कॉलम कितना मोटा आएगा, उसका डायमीटर कितना रखना है। तो ये क्योंकि बिल्डिंग रुकी हुई है, फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं ताकि स्ट्रेंथ टॉलरेट कर पाए वो कॉलम्स वगैरह। तो ये सारा जो है हम स्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, मेनली जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो वो स्टैटिक्स ही होता है। इस तरह हम रूफ, हमें किसी बिल्डिंग पर लगाना है तो रूफ के नीचे पर हम रूफ को खड़ा करने के लिए ट्रस लगाते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी रुका हुआ है, उस पर फोर्सेस लगते हैं। तो उन फोर्सेस से हमें देखना है कि जो पूरे रूफ का फोर्स होगा वो
जो उसके नीचे हम लकड़ियाँ लगाते हैं, तो वो उसको फ़ोर्स उस रूह के फ़ोर्स को बियर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो उतने वेट को ऐसे हवा में रखने के लिए तो हमें कितने मेंबर्स लगाने पड़ेंगे नीचे, कितने लकड़ियों के टुकड़े लगाने पड़ेंगे नीचे, या किस एंगल पर लगाने पड़ेंगे, तो ताकि वो सारा वेट जो है वो वहाँ पर रहे। तो ये सारा हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं वो ब्रांच है मैकेनिक, अब ये खुद अब मैकेनिक्स का ब्रांच बन जाएगा, मैकेनिक्स खुद फिजिक्स का ब्रांच है। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स है जिसमें बॉडीज एट रेस्ट हम स्टडी करते हैं। अब दूसरा है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स अब दूसरी बात है। अब बॉडीज रेस्ट पर आगे हम नहीं पढ़े, अब बॉडी मूव कर रही है, अब बॉडी मोशन में है। सबसे पहले जब बॉडी मोशन में, सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जब मोशन बॉडी करती है, ये मोशन कैसे हम डिस्क्राइब करें, इसको कैसे हम पहचानें, ये कौन सी किस्म की मोशन है, किस टाइप की मोशन है। ये कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली मोशन है, ये स्पीड बढ़ाने वाली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये स्पीड कम हो रही है इसकी तो डिसेलरेटेड मोशन है। तो किस तरह की मोशन है, पहले पहले मोशन को पहचानना है, इसको रिकॉग्निशन देनी है। उसके बाद इमोशंस को क्लासिफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं एक मोशन को दूसरे मोशन के साथ। ये सारा जो है हम इस मोशन को डिस्क्राइब करना, ये हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। यही वजह है कि अब मोशन को जब हमें मतलब समझना होगा, डिस्क्राइब करना होगा कि मोशन कैसी है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। तो पोजीशन इसमें पढ़ते हैं, पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जब ऑब्जेक्ट गया तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना तेज चला, वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, क्या कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही स्पीड पर चला कि इसने स्पीड इनकी इंक्रीज करता रहा या डिक्रीज करता रहा, तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सारा काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स बेसिकली मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ये सीखते हैं कि मोशन कैसे होते हैं, हाउ मोशन ऑकर्स। तो ये सारा इसमें आता है। अब नेक्स्ट है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स बॉडी मोशन में आ गई। अब काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अब काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ये मोशन किसने कराई, कॉज ऑफ मोशन क्या है, यानी कि फोर्स। हमें पता ही है कॉज ऑफ मोशन जो है फोर्स है। फोर्स ही एक बॉडी को जो रुकी हुई है उसको मूव कराता है। अगर ऑलरेडी चल रही है किसी स्पीड पे, तो इसको इसकी स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर हाई स्पीड पर चल रहे तो अपोजिट में फोर्स लगा कि स्पीड डिक्रीज करेगा। तो कॉज ऑफ मोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं, हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो काइनेटिक्स में हम मेनली फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स एक जनरल टर्म है जिसमें हम दो चीजों के बारे में इकट्ठे पढ़ते हैं। एक तो हम काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स के बारे में इकट्ठे पढ़ते हैं उसको हम नाम देते हैं, हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स की इस ब्रांच को हम डायनेमिक्स बोलते हैं, जो बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है फॉर काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, यानी कि मोशन डिस्क्राइब भी करना, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ना, और फोर्सेस के बारे में भी पढ़ना, उसको हम डायनेमिक्स पढ़ना बोलते हैं। ये हो गई एक तरह की क्लासिफिकेशन जो हम हर जगह पढ़ते हैं। दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन अब है जिसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स एंड डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। अब फर्क है इनमें। अब हमारे पास एक बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं, ये फोर्स सारा का सारा इस बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा, मोशन में लाएगा, एक्सेलरेट सपोज कराएगा। खाली ये सारा फोर्स जो है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, सारा 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो सर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सारी 10 न्यूटन फोर्स एक्सेलरेशन पैदा हो गई और बॉडी पर कोई और इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये तो हो गया एक साइड। अब दूसरा साइड लेंगे, 10 न्यूटन फोर्स बॉडी पर लग रहा है लेकिन ये रुकी हुई है, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, बल्कि ये सारा फोर्स बॉडी की शेप चेंज कर रहा है। या तो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, या तो बॉडी की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, या इसकी शेप को चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे इसको हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ जो है थोड़ी बहुत बढ़ेगी। अगर कोई ऐसी इलास्टिक बॉडी होगी तो या तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ तो ये थोड़ी बहुत इसकी लेंथ कम हो जाएगी। या तो कोई बॉडी, या तो फोर्स हम इस पर ऐसे लगाएंगे तो बॉडी जो है ये अपनी शेप चेंज करेगी, ऐसे ऐसे शेप चेंज हो जाएगी। अगर फोर्स एक्सेलरेशन दे, बॉडी को एक्सेलरेशन देने के बजाय इसने बॉडी की शेप चेंज कर दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर दी, इन सारे टर्म्स को इकट्ठे बोलते हैं डिफॉर्म किया बॉडी को। तो अगर फोर्स ने एक्सेलरेशन के बजाय बॉडी रुकी हुई है, फोर्स ने खाली बॉडी को डिफॉर्म किया, तो ये दूसरा
एंड है। तो उससे पहले एंड पर वापस जाएंगे। फोर्स ने बॉडी को कोई डिफॉर्म नहीं किया, सारा का सारा फोर्स एक्सेलरेशन में चला गया, या एटलीस्ट कोशिश की इसको मोशन में लाने की, पर डिफॉर्म टोटल बॉडी कुछ भी डिफॉर्म नहीं होगी। तो इस मैकेनिक्स को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें जहां पर एक पॉइंट जब मूव करेगा, जिस स्पीड पर मूव करेगा उसी स्पीड पर दूसरा पॉइंट भी मूव करेगा, उसी स्पीड पर उसी डायरेक्शन में हर एक पॉइंट मूव करेगा। इसको हम बोलते हैं बॉडी रिजिड है, इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स को जब हम पढ़ते हैं, जैसे कार्स चलती हैं वगैरह, उनका उनके रिलेटेड जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। अब है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। जब बॉडी पर फोर्स लगाया हमने, वो इलास्टिक बॉडी है, उस पर फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन नहीं की उसने, बल्कि वो एक जगह रुकी हुई, उस फोर्स ने उसको उसको डिफॉर्म किया, लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ डिक्रीज किया, शेप चेंज की। तो इस मैकेनिक्स को हम पढ़े, यहाँ पर हम देखते हैं ये फोर्स का इफेक्ट कितना रहेगा, ये कितना इसकी लेंथ को बढ़ाएगा, कितनी कम करेगा, शेप कितनी चेंज करेगा। तो ऐसे मैकेनिक्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। इसी तरह से मुझे एक और क्लासिफिकेशन याद आ गई मैकेनिक्स की, वो डिपेंड करता है जो फिजिकल स्टेट है बॉडी की, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स सॉलिड बॉडी पर लगा रहे हैं और वो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स। लेकिन अगर बॉडी जो है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि या तो लिक्विड है, जो दो स्टेट्स बची बाकी, या तो लिक्विड है या तो गैस है, तो ऐसे मैकेनिक्स को हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर फोर्स अब हमने सॉलिड बॉडी पर नहीं लगाया, तो लिहाजा हम सॉलिड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो या तो बॉडी फिर लिक्विड हो या तो गैस होगी, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों केसेस में हम बोलते हैं हम कौन सी वाली मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। उस केस में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस स्टेट को दोनों को हम इकट्ठा बोलते हैं फ्लूइड, तो इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे एक चार टाइप्स। एक तो है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तीसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, और चौथी है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये टर्म्स भी हम सुनते हैं, तो इनके बारे में अब हम देखेंगे ये चार टर्म्स क्या है। तो इन चार टर्म्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे चार चीजें समझाऊंगा। जो भी हम अपने इर्द गिर्द बॉडीज देखते हैं, ये दो साइज के हिसाब से दो तरह की हो सकती है। साइज के हिसाब से, एक वो जो सब एटॉमिक साइज की नहीं है, या हम दो साइज के हिसाब से दो तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं बॉडीज में, ऑब्जेक्ट्स में, जिनकी मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। एक वो बॉडी जिसका साइज सब एटॉमिक है, यानी कि जिसका साइज इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का जितना छोटा साइज है, सब एटॉमिक साइज, क्योंकि जो एटम से भी छोटा साइज है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का है। तो एक तो है सब एटॉमिक साइज बॉडी का, और दूसरी है वो बॉडी जिसका साइज सब एटॉमिक नहीं है बल्कि कुछ और भी है। फिर वो थोड़ा सा छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना हो, फिर वो बड़ी से बड़ी कोई बॉडी क्यों ना हो, एक पूरी गैलेक्सी ही क्यों ना हो, पूरा एक स्टार ही क्यों ना हो, सन क्यों ना हो। तो दो साइज के हिसाब से दो चीजों में हम दो कैटेगरीज में क्लास पे करते हैं। एक वो जिसका सब एटॉमिक साइज है, दूसरा वो जिसका सब एटॉमिक साइज नहीं है बल्कि कुछ और है। तो अब यहां पे मैं रखूंगा जिसका सब एटॉमिक साइज नहीं है, उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल बॉडी। एक तो है नॉर्मल बॉडी, दूसरा है सब एटॉमिक लाइक इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी मैं रखूंगा नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल साइज और सब एटॉमिक साइज। सब एटॉमिक साइज अब हो गई, लेकिन अब नॉर्मल इनमें सेम है। अब डिफरेंट क्या है? इसी तरह सब एटॉमिक इस कैटेगरी में भी है, लेकिन डिफरेंट क्या है? अब स्पीड्स की बात करेंगे। स्पीड्स, अगर अब स्पीड्स को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक वो स्पीड जो नॉर्मल स्पीड्स है, यानी कि एक वो स्पीड है से हम बोलेंगे, एक वो स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज चल रही है नियर द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती यूनिवर्स में। ये रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें समझाया, तो एक थ्योरी है उसकी, रिलेटिविटी। तो उससे ये चीज याद रखनी है कि कोई भी चीज यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। हाँ, एक्सेप्ट जो एनर्जी होगी, जो फोटॉन होगा, वो खुद
चल सकता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, लेकिन वो कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जिसका थोड़ा सा भी मास क्यों ना हो, थोड़ा सा भी मास हो, दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसकी स्पीड नहीं हो सकती। अगर हम इसका पूरा मास खत्म करेंगे, पूरी एनर्जी होगी, तब ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो स्पीड्स की दो कैटेगरीज होती है, करते हैं हम। एक वो स्पीड जो नियर द स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में होगी, लाइक 70% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरी हो गई बाकी स्पीड जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, बल्कि नॉर्मल स्पीड से, जैसे हम चलते हैं, गाड़ियां चलती है, या एरोप्लेन्स या फाइटर प्लेन्स जो भी है सारे चलते हैं, वो सारी नॉर्मल स्पीड कहलाती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो साइज के हिसाब से दो कैटेगरीज हमने की, स्पीड के हिसाब से भी दो कैटेगरीज। एक स्पीड जब लाइट की स्पीड के कंपेरेबल, जरूर नहीं है बराबर, कंपेरेबल में होगी 70%, 80%, 90%। दूसरी नॉर्मल स्पीड, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर रखेंगे हम नॉर्मल स्पीड, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में नहीं है। जैसे रोजमर्रा की चीजें हम देखते हैं जिस स्पीड पर चलती हैं, तो नॉर्मल स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट। और यहां पर फिर रखेंगे नॉर्मल स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट। अब इस के बेसिस पर चार कैटेगरीज बनी। बॉडी का साइज सब एटॉमिक नहीं है, उसकी स्पीड लाइट के स्पीड के नजदीक ही नहीं है, ना ही 70, ना ही 60, 50%, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। इट 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 5000 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं। तो नॉर्मल साइज, नॉर्मल स्पीड, सब एटॉमिक साइज, स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह नॉर्मल बॉडी, अब यहाँ पर सॉरी नॉर्मल बॉडी, हाँ यहाँ पर अब हमें डालनी है, सॉरी हमने गलत किया, नॉर्मल स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, चार कैटेगरीज बनेगी, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल बॉडी, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर सब एटॉमिक साइज, यहाँ पर लिखेंगे हम नॉर्मल स्पीड वाली, नॉर्मल स्पीड। और यहाँ पर सब एटॉमिक साइज और स्पीड ऑफ लाइट। अब चार कैटेगरीज बनी जिसमें कोई ना कोई चीज डिफरेंट है। स्पीड साइज नॉर्मल है लेकिन स्पीड भी नॉर्मल है, ठीक, साइज नॉर्मल, स्पीड नॉर्मल। यहाँ पर साइज नॉर्मल लेकिन अब स्पीड ऑफ लाइट आ गई। अब यहाँ पे सब एटॉमिक साइज है, नॉर्मल स्पीड है, सब एटॉमिक साइज है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में स्पीड है। अब कोई बॉडी अगर इस कैटेगरी में है, नॉर्मल साइज है और नॉर्मल स्पीड पर चलती है, कोई बॉडी यहाँ पर सब एटॉमिक साइज है और नॉर्मल स्पीड पर चलती है, कोई बॉडी यहाँ पर है नॉर्मल साइज है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पर चल रही है, सब एटॉमिक साइज है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट पर चल रही है, ठीक है। अब वो मैकेनिक्स, वो बॉडी जो नॉर्मल साइज की होगी और स्पीड भी नॉर्मल होगी, ऐसी मैकेनिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स उन बॉडीज की मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर रूल्स अप्लाई होते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स के। यहाँ पर न्यूटन लॉज, इसके रूल्स सर आइजैक न्यूटन ने जो है डिस्कवर किए, लॉज ऑफ मोशन है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसकी बेसिक इक्वेशन है फिजिक्स एम ए जो हम यूज करते हैं आपने। अब अगर स्पीड नॉर्मल है लेकिन पार्टिकल जो है, या पहले यहाँ पर आते हैं, अब अगर बॉडी का साइज नॉर्मल है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है, यहाँ पर अब एफ इज एम ए अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए अगर कोई बॉडी यहाँ पर है तो कुछ टाइम के बाद ये कहाँ पर होगी, एफ इज एम ए से नहीं बता सकते, इसके लिए अलग इक्वेशन है, अलग लॉज है। तो इस मैकेनिक्स को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब इसके रूल्स लॉज डिस्कवर किए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और यहाँ पर जो इक्वेशन है उनको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस, जिनसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बॉडी यहाँ पर है तो कुछ टाइम के बाद कहाँ पर होगी, वो हम सिंपली न्यूटन लॉ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह है, अब अगर बॉडी का साइज नॉर्मल नहीं होगा, सब एटॉमिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन होगा और वो उस नॉर्मल स्पीड पर चलता है, उसकी पोजीशन को कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे। वहां पर ना ही क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज यूज होते हैं, ना ही रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लॉज यूज होते हैं, वहां पर यूज होते हैं, वहां पहले हम नाम देंगे ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। और यहाँ पर जो फंडामेंटल इक्वेशन जो यहाँ पर यूज होती है, वो ना ही
एफिजिकोटिया में है ना ही आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस हैं, बल्कि यहाँ पर आती है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन वो यहाँ की मेन इक्वेशन है। अब फाइनल कैटेगरी बचती है। अब चलो साइज तो सब एटॉमिक है लेकिन नॉर्मल स्पीड नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट के उसका उसका 3/4 हिस्सा है, उसका 90% है, 95% है वगैरह। तो यहाँ पर ना ही इसके लॉज अप्लाई होंगे, ना ही इसके लॉज यहाँ पर अप्लाई होते हैं, ना ही इसके लॉज अप्लाई होते हैं, और कुछ और ही लॉज चलते हैं। तो एक बॉडी को यहाँ पर अगर है तो उसको प्रिडिक्ट करना कि कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पर होगी, ये तीनों लॉज हमें उसका जवाब नहीं देते हैं। तो उसके लिए अलग से कैटेगरी ऑफ लॉज जो है डिस्कवर हुए हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ मैकेनिक्स है जो हम फॉर एग्जांपल हम 11th में ही फिजिक्स में भी कहीं पे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या सॉरी केमिस्ट्री में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह फिजिक्स में भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं ये। तो लेकिन ये टर्म्स हम सुनते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी तरह रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी हम नहीं सुनते ये नाम, क्योंकि ये हायर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स जो 11th की फिजिक्स है वो सारी क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। और इसी तरह जो ये क्वांटम मैकेनिक्स है इसके रिलेटेड भी हम थोड़ा पढ़ते हैं, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन वगैरह वगैरह। जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है वो भी हम इसमें वगैरह, जो इसी में कॉन्सेप्ट वो इसी में आता है। तो ये बेसिकली जो मैंने समझा यहाँ पे कि मैकेनिक्स क्या होती है और इसकी वेरियस ब्रांचेस क्या है। तो बुक्स में तो मिलेंगी, लेकिन ये कहीं भी ये वर्ड हम सुनते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सारे टर्म्स समझा दिए यहाँ पे। थैंक यू।